नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में और मैं आयुष प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर स्कूलों में कक्षा 10 के बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू हो चुकी है। तो अर्धवार्षिक परीक्षा के दौर पे बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो थोड़े कन्फ्यूज़ होते हैं कि क्या आएगा सिलेबस में, एग्ज़ाम में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या पैटर्न होगा। तो परीक्षा को लेकर के बड़े चिंतित होते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए और ख़ास करके कक्षा 10 के सभी बच्चों के लिए यूबी बोर्ड के माध्यम से मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें मैंने आपको एक मॉडल पेपर टाइप का एक सेट बना करके वीडियो बनाया हुआ है और जिसे मैं आपको सौंप रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि एग्जाम में आपको किस तरह से क्वेश्चन करने हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और क्या चीज़ें ध्यान में आपको रख करके पेपर को हल करना है। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं अपना ये वीडियो, जिसमें मैं आपको कुछ चीज़ों के आंसर बताऊंगा और कुछ चीज़ों को मैं छोड़ दूंगा जिन्हें आपको स्वयं से सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो जिन्हें मैं सॉल्व करा रहा हूँ आप देख लीजिए और जिनका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, जिन्हें मैं हल नहीं करा रहा, आप उसे घर पर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अपने अभिभावक, अपने टीचर या अपने सहपाठी इनकी सहायता से इन चीज़ों को सीखिए। और मैं ये नहीं कर रहा कि एग्जाम में यही आएगा, मैं एक मॉडल पेपर आपको दे रहा हूँ अपने स्तर से बना करके, जिससे आप एक तैयारी कर सकें, एक आइडिया ले सकें कि किस तरह से एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए भैया, अपने कोचिंग का हमारी संस्थान जो है उसका नाम है क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक। तो ये संस्थान का हमारे नाम है, इसके चैनल को जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे नई नई वीडियोस आपके पास पहुंचती जाएंगी और हिंदी के बहुत सारे जीवन परिचय और रचनाओं इत्यादि हम पढ़ा चुके हैं। तो आप हमारे यूट्यूब पे जाकर भी देख सकते हैं, हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें, आपके काम की जो चीज़ें हैं वो पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन पेपर। तो जिसमें लिखा है निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो टोटल 20 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं और कहीं कहीं 10 भी देखने को मिलते हैं, पर मैक्सिमम 20 आते हैं। तो हम फटाफट से शुरू करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है कि शुक्ल युग की समय अवधि है, क्या है? शुक्ल युग की समय अवधि। तो शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? ऑप्शन है अ 1936 से 1943, ऑप्शन ब 1919 से 1938 तक, स 1900 से 1918 तक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ब। एमसीक्यू के सारे आंसर मैं आपको बताऊंगा, बाकी के आंसर्स नहीं बताऊंगा, वो आपको स्वयं सॉल्व करने रहेंगे। ठीक है, तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका आंसर है ब 1919 से 1938। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने घात मनो नीलमणि शयन पर आतप प्रयोग प्रकाश या प्रभात। ठीक है, तो उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो इसका है सही उत्तर ब, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, चलिए उत्प्रेक्षा अलंकार पर टिक करते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? शब्द क्या है भैया? आकर्षण। क्या प्रयोग किया गया है? उपसर्ग। तो उपसर्ग और प्रत्यय शायद आप पढ़े हो। उपसर्ग जो होता है वो शब्द में एकदम आगे लगता है पहले, और जो प्रत्यय होता है वो लास्ट में लगता है, पीछे लगता है। तो आकर्षण शब्द में जो उपसर्ग लगा है वो है आ। क्या लगा है? आ। तो ये उपसर्ग है, आप इसे पढ़ लीजिए, उपसर्ग और प्रत्यय समझ लीजिए, एग्जाम में आपके आ भी सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे नंबर पे कि आंसू का तत्सम रूप क्या है? तत्सम और तद्भव शब्द आप पढ़े हो शायद। तत्सम शब्द जो होता है वो होता है थोड़ा संस्कृत टाइप का, और जो तद्भव होता है वो संस्कृत का ही शब्द होता है, जिसे हिंदी में ला करके हम हिंदी में रूपांतरित कर देते हैं, वो तद्भव हो जाता है। तो आंसू शब्द तो स्वतः ही हिंदी का शब्द है, तो इसे हम संस्कृत का शब्द जो होता है इसका वही हमारा तत्सम कहलाता है। तो इसका आंसर है अश्रु। क्या? अश्रु। अश्रु जो है वो आंसू का तत्सम स्वरूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, चिंतामणि किस विधा की रचना है? ठीक, तो पांचवे का आंसर देखिए, कौन कौन सा ऑप्शन देखिए, पहले लिखा है निबंध, कविता, नाटक, कहानी। तो इन चारों में इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर अ, निबंध। ठीक है, हाँ, चिंतामणि एक निबंध रचना है। विधा क्या होती है? तो आप देखिए सामने 4 ऑप्शन लिखा हुआ है। नाटक, नाटक एक तरह की विधा है, कहानी एक तरह की विधा है, निबंध एक तरह की विधा है, कविता भी एक तरह की विधा है। ठीक है, तो ये सब रचना के विधा है, जिसमें से चिंतामणि निबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? लिखा है सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन है? तो ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद,
रामधारी सिंह, धर्मवीर भारती, सूरदास। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर जो है वो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। एक सेकंड, सॉरी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, टिक कर दिए। नेक्स्ट, त्रिनेत्र शब्द में कौन सा समास है? शब्द क्या है? त्रिनेत्र। तो त्रिनेत्र शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय, बहुव्रीहि या कोई नहीं? अब प्रश्न नंबर 7, तो इसका उत्तर है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। प्रश्न नंबर 8 देखिए, आश्चर्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? अभी अभी मैंने बताया तस्तम और तद्भव के बारे में आपको, तो यहाँ पे हिंदी वाला पूछ रहा है तद्भव रूप क्या होगा आश्चर्य का, तो इसका सही उत्तर है अचरज। ठीक है। नेक्स्ट, पुरुषार्थ शब्द का तद्भव क्या होगा? शब्द क्या है? पुरुषार्थ, इनका क्या पूछा है? तद्भव। तो पुरुषार्थ शब्द का तद्भव प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर है पुरुषार्थ। क्या है? पुरुषार्थ। बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए, नौका का पर्यायवाची नहीं है। फिर से पढ़िए, क्या लिखा है? पर्यायवाची नहीं है। तो नाव, तीर, नाव, तरी, बेड़ा, केवट, तो इसका सही आंसर है केवट। ये नौका शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट, कवितावली किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 11 है, कवितावली किसकी रचना है? ऑप्शन है तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कबीरदास, मीराबाई। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है श्री तुलसीदास जी, इन्होंने ही कवितावली की रचना की है। प्रश्न नंबर 12, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रसखान, मीराबाई। प्रश्न नंबर 12 का जो सही आंसर है वो है रसखान। ठीक है, टिक करते रहिए, पढ़ते रहिए। प्रश्न नंबर 13, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव, आप रस छंद अलंकार पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होगा स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव क्या होता है। तो इसमें जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव ऐसी भावनाएं होती है जो हमारे हृदय में निरंतर विद्यमान होती है, बस स्थिति के आधार पे वह बाहर आती है। जैसे अगर स्थिति हास्य की है तो हास्य स्थायी भाव आएगा, अगर दुख का स्थिति है तो करुण नामक जो स्थायी भाव है वो आएगा, है ना, शोक नामक स्थायी भाव आएगा। तो युद्ध की अगर स्थिति है तो वहां पे उत्साह नामक स्थायी भाव आएगा। ठीक है, तो स्थायी भाव सदैव हमारे हृदय में विद्यमान है, बस आवश्यकता के अनुसार वो प्रकट होते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 का जो सही उत्तर है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वेद। ठीक, कपड़ा का तस्तम क्या है? वस्त्र, करपट, दुकुल, पहनावा। आंसर हो जाएगा करपट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, क्या है अग्नि का पर्यायवाची? तो भैया अग्नि का पर्यायवाची क्या है? अनल, पावक, आग, उक्त सभी। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा उक्त सभी, क्योंकि ये सभी अग्नि के पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 16, पेड़, तरु, हुम आदि कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची। विलोम, तद्भव, तत्सम। पेड़, तरु और द्रुम होता है, क्या होता है? द्रुम। ये सब क्या कहलाते हैं? तो ये सब पर्यायवाची कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मध्वरी में कौन सी संधि है? आप संधि पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। प्रश्न नंबर 17 का जो आंसर है वो है अयादि संधि। दीर्घ, गुण, यण, अयादि, ये सब संधि आप हमारे चैनल पे जा करके पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल पे इसकी वीडियोस पड़ी हुई है, आप जा करके देखिए, बड़ा आसान होता है संधि पढ़ना, वहाँ जा करके देखिए, समझिए। तो इसमें जो क्वेश्चन में है मध्वरी में कौन सी संधि है, तो मध्वरी में अयादि संधि है, मधुधन अरि। ठीक है। तथाय में संधि विग्रह है, तथाय का संधि विग्रह तथा धन एव, इस प्लस को हिंदी में धन कहते हैं, तो तथा धन एव, तथ धन एव, तथाय धन व, और तथ धन एव। प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर है तथा धन एव, तथैव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 19, फलेषु किस विभक्ति का स्वरूप है? पंचमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो 19 नंबर का जो आंसर है वो है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, आप किताब में भी पढ़ सकते हैं, कक्षा 10 की हिंदी की किताब में पीछे दिया होगा। तो इसका सही आंसर है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है? पठतु किस लकार का रूप है? प्रश्न नंबर 20, लुट लकार, लट लकार, लड लकार, लिट लकार। तो प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर है आपका लुट लकार। चलिए लुट लकार पर टिक करते हैं। अब देखिए,
सबसे पहले तो आपके ये 20 प्रश्न एमसीक्यू के हो गए, बहुविकल्पी प्रश्न थे। उसके बाद जो आपका आने वाला है वो है रेखांकित अंश की व्याख्या, जो कि गद्य से आता है। ठीक है, तो लिखा है प्रश्न नंबर 2 कि दिए गए गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों में से किसी एक के उत्तर दीजिए। तो 2 दिएगा, आपको करना एक होगा। देखिए अथवा करके 2 दिया हुआ है ना, तो आपको इसमें से दोनों में से एक करना है। ठीक है, और दोनों पे ही आपको समान नंबर का प्रावधान है। 6 नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है। ठीक है, इसी के आसपास ये मार्क्स आपको देगा। तो लिखा हुआ है पहला प्रश्न कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा न रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चढ़ेगा। अब आप अगर पाठ पढ़े होंगे तो आप बता सकते हैं कि ये किस पाठ का है, अन्यथा आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि प्रश्न ही कुछ ऐसा पूछेगा। लिखा है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ में आपको किताब का नाम और उस पाठ का नाम लिखना होगा जिसमें ये पैराग्राफ आया हुआ है, जिसमें अनुच्छेद आया हुआ है। तो एक पाठ है आपके पुस्तक में जिसका नाम है ममता, तो ममता पाठ का ये है पैराग्राफ। ठीक है, और हिंदी की किताब से ली गई है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से ली गई, जिसके रचयिता का नाम आपको खुद बताना होगा, ये मैं नहीं बताऊंगा। हाँ हाँ हाँ, चलिए। ऐसे चाहूँ तो मैं पूरा आंसर ही आपको बता दूं, परंतु मैं आंसर बताने के ध्येय से ये नहीं दे रहा, मैं क्वेश्चन बताने के ध्येय से दे रहा हूँ। क्वेश्चन से आपको परिचित कराने के ध्येय से ये वीडियो आपको दे रहा हूँ, इसलिए मैं इसमें आंसर बताने पर अब ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा। ज़्यादातर मैं अब आपको क्वेश्चन से परिचित कराऊंगा। ठीक है, दूसरा गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश आप देख सकते हैं, रेखांकित मतलब रेखा पर अंकित। तो जो गद्यांश के ये पंक्तियां रेखा पर अंकित हैं, उन्हीं का बस थोड़ा सा मतलब बताना होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद लिखा उपयुक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, अथवा अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। ठीक है, इन दोनों में से एक प्रश्न का उत्तर देना है, जिसका उत्तर आपको इस पैराग्राफ को पढ़कर ही मिल जाएगा। अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ें समझें तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। उसके बाद लिखा है ममता ने अपने पिता से क्या कहा, अथवा करके ये वाला दिया हुआ है ना कि दूसरा वाला कीजिए। तो ममता ने अपने पिता से क्या कहा, तो इसमें देखिए फिर से पढ़िए, पता चल जाएगा कि फेर दीजिए पिताजी मैं काँप रही हूँ, है ना, ऐसा कुछ है। आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। दूसरा वाला अहिंसा का दूसरा नाम दूसरा रूप त्याग है, और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकला है, और भोग भी त्याग में ही पाया है। ठीक है, भोग त्याग में से निकला है और भोग त्याग में ही पाया गया है। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ प्रसंग व्याख्या अक्सर आपको करने को बोला जाता है काव्य में, पर इधर गद्य में केवल आपको इसका संदर्भ लिखना है। ठीक है, दूसरा क्या है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, आपको करना पड़ेगा। लेखक के अनुसार हमारी संस्कृति का मूलाधार क्या है, ये बात आपको इसी पैराग्राफ को पढ़ करके खोजनी पड़ेगी, इसका आंसर और आंसर लिखना पड़ेगा। लेखक के अनुसार संघर्ष कैसे दूर हो सकता है, या मानव मात्र के लिए क्या अत्यंत आवश्यक हो गया है ये संघर्ष। अब आप विचार विमर्श करके इसका उत्तर दीजिएगा। सॉरी, नेक्स्ट। लिखा है निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सही और प्रसंग और व्याख्या कीजिए। लगभग 5 नंबर 6 नंबर का आ जाता है एग्जाम में। एग्जामिनर के ऊपर है कि टीचर के ऊपर कि वो पेपर बना रहे हैं, वो कितना नंबर किस पे देना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने तो यहाँ 6 नंबर का प्रावधान दिखा दिया आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 6 नंबर ही मिलते हैं। तो चलिए पहला काव्य पढ़ते हैं। काव्य का दोहा कि जल को गए लखन है लड़का, परखो पिए छाह घड़ी को ठाड़े। यहाँ से लेकर के पूरा लिखा हुआ है कि जान की ना को ने लख्यो पुलको तनु बारे बिलोचन बाढ़ है। तो इसका आपको क्या लिखना है भैया, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या। व्याख्या भी करनी इसको। ठीक है, हाँ व्याख्या करना मत भूलिएगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। दूसरा है गोरज विराजे भाल ललय बनमाल, आगे भैया पछे गोवा लगावे मधुबानी री, तैसे दोनों बांसुरी के मधुर मधुर जैसे बंग चितवने मंद मंद मुस्कानी री। तो कदम वितप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाही प्रीत फरावेरी, रस बरस आवे तना तपने बुझावे नैन, प्राण ने रिझावे वह आवे रस खाने री। ठीक है, तो रसखान का नाम भी इसमें आ गया है, आप यहीं से पकड़ लेंगे अगर आप पढ़ते होंगे तो। ये रसखान के द्वारा रचित है। ठीक है, इसका संदर्भ प्रसंग की व्याख्या आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, एक सेकेंड। नेक्स्ट लिखा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो लिखा है विश्वस्य सृष्टा ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृति मूलम, कि विश्व के जो सृष्टा हैं रचनाकार हैं ईश्वर वो एक ही है, यही भारतीय संस्कृति की मूल बात है।
विभिन्न मतावलंबिना विविधे नामाभि एकम एव ईश्वर भजन्ते, कि अनेक मत वाले लोग एक ही नाम से अनेक ईश्वर को भजते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, रहीम, राम, रहीम, जिन्न, बुद्ध, कृष्ण, अल्लाह इत्यादि नाम इससे इत्यादि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति, और इसी में से एक नाम उस परमात्मा के हैं। लिखा है तम एव ईश्वरम जना गुरु इत्यपि मन्यते, और उन्हीं ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं। जैसे आजकल आप देख सकते हैं लोग भगवान को अपना गुरु बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? गुरु। कि भाई कोई है नहीं तो भगवान को ही बना लिया गुरु, आध्यात्मिक गुरु, है ना। और भगवान भाई सबका ही कल्याण करे। तो लिखा हुआ है तम एव ईश्वर जना गुरु इत्यपि मन्यते, और उसी ईश्वर को लोग अपना गुरु भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां संभाव समानाश्च अस्माकं संस्कृते संदेश, अतः सभी में समानता की भावना, सभी का समान आदर होना, ये हमारी संस्कृति का विशेष महत्व है, विशेष मैसेज है सबको। ठीक है, देखिए इसके दूसरा जो ऑप्शन में आएगा वो होगा वाराणसी पाठ से। तो मैंने वाराणसी पाठ से दिया, हो सकता है आपका कोई और पाठ आ जाए, प्रबुद्ध ग्रामीण आ जाए, या कोई भी और पार्ट आ जाए या पैराग्राफ आ जाए, तो घबराना नहीं है, बड़े आसानी से सॉल्व करना है। देखा है वाराणस्याम प्राचीन काल देव के यहाँ से लेकर के पूरा प्राचीनानाश्च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति, यहाँ तक है, पूरा आपको हल करना है। ठीक है, इसमें थोड़ा भी ढिलाई मत कीजिएगा। वाराणसी पाठ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उसके बाद श्लोक से देगा, तो कुछ श्लोक रहेंगे जिनमें से एक करना होगा। तो लिखा हुआ है कि मंगलम वर्णम यत्र विभूति यत्र विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम काशी केनोपमायन। इसका अर्थ होता है जिसका मरना भी मंगल है, जिसका मरना भी मंगलकारी है, और विभूति यत्र विभूषणम, और विभूति ही यहाँ पर विभूषण का काम करती है, अर्थात आभूषण का काम करती है। और कौपीनम यत्र कौशेयम, जहाँ पे लंगोट भी रेशमी पहनी जाती है। लिखा है काशी केनोपमायते, ऐसे काशी की तुलना भला किससे कर सकते हैं। ठीक, दूसरा वाला लिखा है उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्यश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। ठीक है, हाँ। और तीसरा वाला देखिए बंधनम मरणम वापि जय वापि पराजय उभयत समो वीर वीर भागो ही वीरता। ये आपका 3 श्लोक मैंने छाट करके निकाला हुआ है बच्चों। अगर इनमें से आ गया तब तो भाई चांदनी ही चांदनी, नहीं तो फिर इन्हीं लेसन में से आएगा, ये तो गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए। नेक्स्ट नंबर क्या है, आपको किसी लेखक के लिए एक जीवन परिचय लेते हुए उनकी साहित्यिक परिचय और रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये 3 ऑप्शंस आपके पास है, जिनके ऊपर मन करे आप अपने मन से एक जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियां, भाषा शैली इत्यादि लिख करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट। अब भैया लेखक का करा दिए तो कवि पीछे थोड़े रहेंगे, तो कवियों में से भी किसी एक का आपको करना है। तो जिसमें है तुलसीदास, सूरदास, बिहारी लाल। ठीक है, तो तुलसीदास, सूरदास, बिहारी लाल में से लेफ्ट हो गई हैं, तो भाई वो देख लें। तो अब आपको इनमें से किसी एक का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियां, भाषा शैली इत्यादि लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए। क्या लिखिए? श्लोक। अभी अभी आप ऊपर वाला जो पढ़े हैं वो श्लोक ही था। क्या था? श्लोक। मंगलम मरणम यत्र विभूति यत्र विभूषणम द्वौल्पिनम यत्र कौशेयम सा काशी के नमीयते, है ना। ये श्लोक अभी पढ़े हैं, तो ये इसमें आ चुका है, इसलिए आप इसको नहीं लिख सकते। इस पेपर में आ चुका है, जो उसको नहीं लिख सकते हैं अलग से लिखेंगे, तो बाहर से एक दूसरा खरीद के लाइए और चढ़ा लीजिए प्रभु को। चलिए नेक्स्ट। लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। लिखा है वाराणसी किमर्थम अस्ति, वाराणसी कहाँ है, तो इसका उत्तर देना है। उसके बाद अलक्षेंद्र का आसित, नागरिक किमर्थ लज्जिता भुवन, चंद्रशेखर का आसित। ये सभी कुछ प्रश्न है जिनमें से आपको 2 के उत्तर देने हैं। आगे लिखा है तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण का चित्रण कीजिए, या तुमुल खंड काव्य का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो इन दोनों में से एक बात को आपको भी मानना है। ठीक, चलिए, तो आपको जो मन करे, जो आपको उचित लगे या सहज लगे, वो प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। लिखा है निम्नलिखित निम्नलिखित वाक्यों के 2 का संस्कृत के अनुवाद कीजिए। अब भैया इसमें 1 2 3 4 वाक्य हैं, आपको इन सब में से किसी 2 का क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। ठीक है, चलिए इसको प्रैक्टिस करते रहिए, हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। हाँ, उदाहरण सहित होगा। ठीक है, सोठा अथवा रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, एवं मात्रा गिनिए। क्या गिनिए? मात्रा। मात्रा भी गिनिए, तो भाई साहब मात्रा भी गलत करते हैं का? आगे क्या लिखा हुआ है, रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण बताइए। तो रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार आपको पढ़ाए होंगे, आप उसे फिर से रिवीजन कीजिएगा। आगे क्या लिखा है, अपने प्रधानाचार्य को छुट्टी हेतु पत्र लिखिए। तो ये तो लिखना पड़ता है।
और निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। तो किस पे लिखेंगे? प्रदूषण की समस्या, विज्ञान बताएं या अभिशाप, देश प्रेम और स्वच्छ भारत अभियान, इन सब में से किस पे लिखना है आपको डिसाइड कर लीजिए और आपको बस लिख देना है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा हमारा पेपर जो कि है कक्षा 10 के बच्चों के लिए मेरे द्वारा बनाई हुई अनुमानित पेपर। ठीक है, हाँ, चलिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। ठीक है, हर हर महादेव, जय श्री राम।